नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे चैनल डार्क टेल्स क्राइम स्टोरीज पर। आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं चाहती हूँ कि आप इस पेंटिंग को ध्यान से देखें। सिर्फ देखें नहीं बल्कि इस पेंटिंग में इस बच्चे के चेहरे को देखकर, इसके आंसुओं को देखकर, इसके चेहरे पर छाई उस मायूसी को देखकर आपके मन में जो कुछ भावनाएं उठ रही हैं उन्हें सोचें। जो कुछ आप महसूस कर रहे हैं उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मैं ऐसा करने के लिए इसलिए कह रही हूं ताकि आपको भी ये समझने का मौका मिले कि पेंटर ने इस पेंटिंग के जरिए जो कहने की कोशिश की है, जो कहानी बयां करने की कोशिश की है, क्या आप उसे महसूस कर पा रहे हैं। आप चाहें तो वीडियो को अभी पॉज कर सकते हैं और अपने थॉट्स कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, क्योंकि आज की जो ये कहानी है ये इसी पेंटिंग के इर्द गिर्द घूमती है। जो कहानी सिर्फ इस पेंटिंग से ही नहीं जुड़ी है बल्कि इस बच्चे पर लगाए गए इल्जामों और इस पेंटिंग के रहस्यों से जुड़ी है जो आज तक अनसुलझे हैं। कहा जाता है कि इस बच्चे और उसकी पेंटिंग ने कई जिंदगियों को बर्बाद कर दिया था। सवाल है कि ये बच्चा कौन था, इस बच्चे और पेंटिंग पर लग रहे इल्जाम कितने सही थे, इसे किसने पेंट किया था और क्यों। कुछ ही समय में पूरे यूके में इस पेंटिंग की हर एक कॉपी को आग के हवाले कर दिया गया था। चलिए एक एक कर इन सवालों के जवाब ढूंढते हैं। वैसे ये जो कहानी है ये 1950 के आसपास ही शुरू हो जाती है, लेकिन हम बात करेंगे कुछ साल आगे से, क्योंकि इसी साल ये पूरी कहानी दुनिया के सामने आई और इसी साल इस कहानी पर फुल स्टॉप लग गया। एक ब्रिटिश टैबलॉइड न्यूज़पेपर हुआ करता था जिसका नाम था द सन। जो लोग टैबलॉइड न्यूज़पेपर इस शब्द का मतलब नहीं समझ पा रहे हैं या नहीं जानते हैं, उन्हें बता दूं कि टैबलॉइड अखबार असल में उन न्यूज़पेपर्स को कहा जाता है जिनमें सिर्फ ऐसी खबरें छपती हैं जो सनसनीखेज होती हैं, जो किसी बड़े स्कैंडल से जुड़ी होती हैं। ये जो पेपर्स होते हैं आमतौर पर इंफॉर्मेशन नहीं बल्कि एंटरटेनमेंट देने के मकसद से छापे जाते हैं। और सबसे जरूरी बात, इस तरह के टैबलॉइड पेपर्स जब कोई खबर छापते हैं तो जरूरी नहीं होता है कि वो खबर असल हो या फिर सच हो। उम्मीद है कि आपको टैबलॉइड न्यूज़पेपर का जो ये सर्कल है ये समझ में आ गया होगा। तो अब कहानी पर लौटते हैं। साल था 1985 और तारीख 4 सितंबर। द सन के फ्रंट पेज पर एक बहुत बड़ी पेंटिंग छपी थी और उसके साथ एक आर्टिकल। इस आर्टिकल का टाइटल था ब्लेजिंग कर्स ऑफ द क्राइंग बॉय पिक्चर, यानी कि रोते हुए लड़के की जलती हुई श्रापित पेंटिंग। जी हाँ, श्रापित यानी कर्स्ड। इस आर्टिकल में एक पेंटिंग को लेकर बात की गई थी। लिखा गया था कि जिस भी घर में ये पेंटिंग लगी होती है उस घर में कुछ ना कुछ अनहोनी होती ही है। अनहोनी या फिर सीधा कह सकते हैं कि वो घर आग की चपेट में आ जाता है। द सन के इस आर्टिकल में एक फायर फाइटर को भी कोट किया गया था। उसका कहना था कि बीते कुछ समय में वो आग बुझाने के लिए जितनी साइट्स पर गया वहां लगभग सब कुछ राख हो चुका था, लेकिन ये जो पेंटिंग है इस पर कोई खरोच तक नहीं थी। द सन के इस आर्टिकल में एक कपल का भी जिक्र था, रॉनी और मैरी हॉल। दरअसल हाल फिलहाल में रॉन और मैरी के घर में आग लगी थी। घर में रखी हर एक चीज जलकर राख हो गई, खत्म हो गई, लेकिन एक ऐसी चीज थी जो इतनी भयानक आग से भी बच गई थी, और वो चीज थी इस बच्चे की ये पेंटिंग। तो 4 सितंबर 1985 को द सन के इस आर्टिकल के छपने के बाद पूरे यूनाइटेड किंगडम से ऐसी कई घटनाएं सामने आने लगी। द सन भी लगातार इन खबरों को छापता रहा। कहा जाता है कि कुछ 5 से 6 हफ्तों तक इस स्टोरी को फ्रंट पेज पर जगह मिलती रही थी, क्योंकि लोगों के बीच ये स्टोरी बहुत ज्यादा हिट हुई थी। इन 6 हफ्तों में पूरे देश के अलग अलग इलाकों से इस पेंटिंग और आग से जुड़ी हुई कई घटनाएं भी सामने आती रहीं। कई लोगों ने खुद न्यूज़पेपर से कांटेक्ट किया और अपनी कहानियां शेयर की। जैसे इंग्लैंड के सरे में रहने वाली औरत ने इस पेंटिंग को खरीदा और कुछ हफ्तों बाद ही उसके घर में रहस्यमयी तरीके से आग लग गई। किलबर्न इलाके में रहने वाली 2 बहनों के घर भी इसी तरह आग लग गई थी।
इनमें से एक बहन का तो यहाँ तक दावा था कि आग लगने के दौरान उसने इस पेंटिंग को दीवार पर जैसे झूलते देखा था। किलबर्न के बाद इंग्लैंड के एक आइलैंड आइल ऑफ वाइट से भी कुछ ऐसी ही खबर सामने आई थी। यहाँ एक शख्स ने दावा किया था कि द सन में छपे उस आर्टिकल के बाद उसने अपने घर पर रखी इस पेंटिंग को जलाने की कोशिश की थी। वो पेंटिंग तो नहीं जली, लेकिन आगे आने वाले कुछ हफ्तों तक उसके साथ सब कुछ बुरा बुरा होता गया। इसी तरह नॉटिंघम में एक घर में आग लग गई और उसमें रहने वाले कुछ लोग जल गए। नॉरफोक इलाके में एक पिज्जा पार्लर में आग लगने के बाद वहां सब कुछ राख हो गया था। ग्लॉस्टरशायर से तो और अजीब और खतरनाक वाकया सामने आया था। यहाँ एक शख्स का कहना था कि इस आर्टिकल को पढ़ने के बाद उसका पड़ोसी इस पेंटिंग को जलाने की कोशिश कर रहा था। उसका साथ देने के लिए, उसकी मदद करने के लिए उस शख्स ने भी उसकी हेल्प करनी चाहिए। दोनों ने इस पेंटिंग को आग के हवाले करने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो नहीं जली। थक हार कर जब ये शख्स अपने घर वापस आया तो उसके अपने कमरे में ही आग लगी हुई थी। तो आप सुन ही रहे होंगे कि यूके के लगभग हर इलाके से ऐसे वाकये सामने आ रहे थे। इन सभी में बस एक चीज कॉमन थी और वो थी ये पेंटिंग, इस मासूम बच्चे की ये पेंटिंग। लोगों ने मानना शुरू कर दिया कि ये पेंटिंग श्रापित है। कोई ना कोई काली शक्ति है जिसने अपने आप को इस पेंटिंग से जोड़ लिया है और इसी कारण जिस घर में ये पेंटिंग जा रही है वहां अपने साथ तबाही और बर्बादी लेकर आ रही है। लेकिन क्या ये सच था? क्या सच में कोई एक पेंटिंग जो सालों पहले किसी आर्टिस्ट ने बनाई थी, वो पेंटिंग किसी के घर में आग लगने का कारण हो सकती है? चलिए मान भी लिया जाए कि आग का कारण ये पेंटिंग नहीं है, तो घरों में आग लगने के बाद जब हर एक चीज राख हो जा रही थी तो भी ये पेंटिंग कैसे बच जा रही थी? क्यों इस पेंटिंग पर एक भी खरोच तक नहीं आ रही थी? चलिए इन सवालों के जवाब भी आपको देते हैं। तो इंटरनेट पर मौजूद तमाम साइट्स, लोकल पेपर्स और कुछ आर्टिकल्स को पढ़ने के बाद ये पता चला है कि ये जो पेंटिंग है इसे 1950 के आसपास एक फेमस इटालियन पेंटर ब्रूनो अमाडियो ने पेंट किया था, जिन्हें जियोवानी ब्रागोलिन के नाम से भी जाना जाता था। कहा जाता है कि अमाडियो ने 1950 के दौरान इस तरह की कई सारी पेंटिंग्स बनाई थी जिसमें उन्होंने रोते हुए या मायूस बच्चों को पेंट किया था। ये बच्चे उनकी इमेजिनेशन का हिस्सा नहीं थे, बल्कि वाकई रियल लाइफ में रोते हुए या मायूस बच्चे थे। अमाडियो की पेंटिंग्स काफी पसंद भी की गई थी, लेकिन इसके साथ ही उन पर आरोप भी लगते रहे कि हो सकता है कि रोते हुए बच्चों को पेंट करने के लिए उन्होंने जानकर उन बच्चों को रुलाने की कोशिश की हो, कुछ ऐसा उनके साथ किया हो जिस कारण वो रोने लगे हों। कहा जाता है कि ये पेंटिंग्स बहुत हिट हुई थी। अगले 20-25 सालों तक अमाडियो का जो सब्जेक्ट है वो रोते हुए बच्चे ही रहे। इन पेंटिंग्स की कई कॉपीज, प्रिंट्स, रिप्रिंट्स बिके। रिपोर्ट्स तो यहाँ तक कहती हैं कि अकेले यूके में इस पेंटिंग की 50,000 से ज्यादा कॉपीज बिकी थी। किसी रोते हुए बच्चे की पेंटिंग अपने घर में सजावट के तौर पर लगाना अजीब है, लेकिन लोग इस पेंटिंग को शायद सिर्फ एक आर्ट के तौर पर देख रहे थे। इन पेंटिंग्स में जो सबसे ज्यादा हिट हुई, जो सबसे ज्यादा बिकी, वो भी इसी बच्चे की पेंटिंग थी। इस बच्चे का नाम था डॉन बोनिलो। इंटरनेट पर इस नाम के अलावा इस बच्चे को लेकर बाकी सभी डिटेल्स बहुत स्केची हैं, बहुत अलग हैं और एक ही तरह की थ्योरी के आसपास घूमती हैं। मैंने कोशिश की है कि हर एक वर्जन में आपको बताऊं, क्योंकि इन सभी वर्जन्स में सच कौन से वाला है ये साफ नहीं है। बात करते हैं पहले वर्जन की। ये वर्जन कहता है कि पेंटर अमाडियो की पेंटिंग से काफी टाइम पहले ही बोनिलो की मौत आग में जलकर हो चुकी थी। सिर्फ उसकी नहीं, बल्कि उसका पूरा परिवार ही आग में जलकर खत्म हुआ था। एक दफे अमाडियो उस घर के सामने से ही निकल रहे थे, यानी कि बोनिलो के उस घर के सामने से जहां उन सब की मौत हुई थी। इतने में बोनिलो की आत्मा अमाडियो के पास आई। अमाडियो को पता नहीं था कि ये एक आत्मा है, असल में बच्चा नहीं। तो बोनिलो की आंखें देखकर, उसकी मायूसी देखकर अमाडियो ने उस बच्चे की पेंटिंग बना डाली। जैसे ही अमाडियो की ये पेंटिंग खत्म हुई, बोनिलो ने अपने आप को इस पेंटिंग में हमेशा के लिए कैद कर लिया।
और इसी के बाद ये पेंटिंग एक तरह से श्रापित हो गई। दूसरा वर्जन कहता है कि अमाडियो एक रोज किसी अनाथालय गए थे। वहां उन्हें बुनिलो दिखा जो बहुत मायूस था। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। अमाडियो को बताया गया कि इस बच्चे को द डेविल चाइल्ड यानी शैतान का बच्चा बुलाया जाता है। पता चला कि खुद उसके माँ बाप की आग में जलने के कारण मौत हो गई थी। अमाडियो को इन सब पर विश्वास नहीं था, तो इसीलिए उन्होंने इन सब बातों पर ध्यान न देकर तुरंत बच्चे की पेंटिंग बनानी शुरू कर दी। उन्हें बच्चे पर ऐसा तरस आया कि वो उसे अपने घर ले आए। हालांकि जैसे ही इस बच्चे की पेंटिंग की कॉपीज बिकना शुरू हुई तो उसके बाद एक शाम अमाडियो के स्टूडियो में आग लग गई और स्टूडियो में रखी हर एक पेंटिंग जलकर राख हो गई। जाहिर तौर पर अमाडियो ने इसका जिम्मेदार बुनिलो को माना और उसे अपने घर से बाहर निकाल दिया। इसके बाद दोबारा कभी किसी ने इस बच्चे को नहीं देखा। इंटरनेट पर इसके आगे की भी थ्योरी है जो कहती है कि डॉन बुनिलो, जिसकी लाइफ का सेंटर हमेशा आग रही, उसी ने उसकी जान भी ले ली थी। थ्योरी के अकॉर्डिंग 1976 में पुलिस को बार्सिलोना के आउटर एरिया में एक कार एक्सीडेंट की खबर मिली। कार एक दीवार से टकरा गई थी जिसके बाद उसमें आग लग गई थी। जब पुलिस मौके पर पहुंची तो उन्होंने देखा कि ड्राइवर की लाश बुरी तरह से जल चुकी थी, जिसकी पहचान भी नहीं हो पा रही थी। अब दुर्घटना के समय कार में केवल अकेला वही था। गाड़ी में ग्लव बॉक्स पुलिस ने देखा तो एक ड्राइविंग लाइसेंस मिला जिसमें नाम था डॉन बुनिलो। कुछ लोग मानते हैं कि बुनिलो का इस तरह से मरना वाकई ये दिखाता है कि उस पेंटिंग के साथ कुछ तो ऐसा था जिसके कारण वो अपने साथ अनहोनी और बर्बादी लेकर आती थी। तो द सन के आर्टिकल से शुरू हुई ये कहानी भी खुद कुछ हफ्ते बाद द सन ने खत्म कर दी। अखबार की तरफ से कहा गया कि पूरे यूके में जिस किसी के पास ये पेंटिंग है वो उसे कंपनी को दे दे। आप मानेंगे नहीं, लेकिन द सन के ऑफिस में पूरे देश से इस पेंटिंग की करीब 2500 कॉपीज आई थी, जिसके बाद कंपनी ने 1985 के हैलोवीन के आसपास इन सभी 2500 पेंटिंग्स को आग के हवाले कर दिया। हैरानी की बात है कि उसके बाद से लेकर आज तक इस पेंटिंग के कारण किसी घर या शॉप में आग लगने का मामला दोबारा सामने नहीं आया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती है। इस कहानी से जुड़ा एक बहुत ही जरूरी फैक्ट है, एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है जो आपका जानना बहुत जरूरी है। दरअसल इस पेंटिंग के श्रापित होने की बात जितने लोग मानते थे, कुछ उसी हिसाब से कुछ उतने ही नंबर्स के लोग ये भी मानते थे कि ये सब कुछ एक ड्रामे के अलावा कुछ नहीं है, ये सिर्फ एक अंधविश्वास है। खुद एक फायर फाइटर का कहना था कि आज तक वो खुद जितनी साइट्स पर गए हैं, अक्सर वहां आग लगने का कारण लोगों की अपनी लापरवाहियां ही होती थी। लेकिन ये पूछे जाने पर कि भला वो पेंटिंग कभी क्यों नहीं जलती थी, इस पर उन्होंने एक ऐसा जवाब दिया जिसने इस कहानी को एक तरह से दी एंड दे ही दिया, एक फुल स्टॉप दे दिया। इस शख्स का कहना था कि इस पेंटिंग के ना जलने का कारण उसका श्रापित होना नहीं, बल्कि उसे पेंट किए जाने के दौरान किसी ऐसे मटेरियल का यूज होना है जो जल्दी से आग नहीं पकड़ता। जी हाँ, उनके कहने का मतलब था कि इस पेंटिंग में कुछ ऐसी चीजें यूज की गई हैं जो इसे फायर रेसिस्टेंट बनाती हैं। इसका सबूत बीबीसी के एक वीडियो में देखा जा सकता है, जहां उन्होंने कैमरे के सामने इस पेंटिंग को जलाने की कोशिश की। 2.5 से 3 मिनट के इस वीडियो में रिपोर्टर काफी देर तक इस पेंटिंग को जलाने की कोशिश करता है। पेंटिंग आग भी पकड़ती है, लेकिन पेंटिंग के एक कॉर्नर के अलावा उसका बाकी हिस्सा बिल्कुल नहीं जलता। तो बिल्कुल ऐसा माना जा सकता है कि अमाडियो ने उस वक्त अपने पेंट में कुछ ऐसा मटेरियल मिलाया हो, कुछ ऐसा फ्लूइड मिलाया हो जिसने उसकी इस पेंटिंग को फायर रेसिस्टेंट बना दिया हो। लेकिन सवाल अब ये उठता है कि क्या वो फायर रेसिस्टेंट मटेरियल, वो फ्लूइड, इतनी कॉपीज और इतनी प्रिंट्स बनाए जाने के बाद भी काम कर रहा होगा? ओरिजिनल पेंटिंग के 20-30 साल बाद तक ये पेंटिंग बिकती रही थी, शायद आज भी बिकती है। तो क्या माना जा सकता है कि हर प्रिंट के साथ वो फ्लूइड इस पेंटिंग के साथ जुड़ा रहा होगा जिसने कभी इस पेंटिंग को जलने ही नहीं दिया? खैर, इस कहानी में सवालों की कहाँ ही कमी है। सवाल तो कई हैं, कमी है तो जवाबों की, सही और सटीक कहानी की।
जो इतने साल बाद इस कहानी को, इस पेंटिंग से जुड़े इस मिस्ट्री को एक क्लोजर दे सके। खैर, आप इस पूरी कहानी को लेकर क्या कहेंगे? क्या आपको लगता है कि आग लगने का कारण वाकई एक पेंटिंग हो सकती है, या फिर इसके पीछे कुछ और ही चीजें थी, कुछ और ही रीजंस थे? जरूर शेयर कीजिए हमसे अपने व्यूज अपने कमेंट्स के थ्रू, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें हमारा चैनल डार्क टेल्स, जहां हम आए दिन आपके लिए लेकर आते हैं कुछ खास तो कुछ बेहद खौफनाक क्राइम स्टोरीज।